नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम कंप्लीट कोर्स ऑन एनसीईआरटी जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 6 का क्लास 7 का पढ़ रहे हैं। प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम क्लास 7 के जो भूगोल है, ज्योग्राफी है एनसीईआरटी का, उसमें यूनिट 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। पिछले क्लास में हमने हमारी पृथ्वी के अंदर वगैरह पर्यावरण वगैरह इनको पढ़ लिया था हमने 1 और 2 यूनिट में। अभी हमारी बदलती पृथ्वी को पढ़ते हैं। देखो, स्थलमंडल है जो कि अनेक प्लेटों से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पर 7 जो महाद्वीप है ना, इन 7 प्लेटों से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट ना हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, ऐसा क्यों? और ये प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ मिलीमीटर इसमें चेंजेस आता रहता है। जैसे कि अपन ने सुना होगा कि जो हिमालय पर्वत है, बहुत समय पहले 8,848 मीटर उसकी हाइट थी, लेकिन अभी 8,850 मीटर हाइट हो गई है। तो यही सब जो है ना, प्लेट आपस में विसरित हो रही हैं, घूम रही हैं, इनके कारण हो रहा है। पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। देखो, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ऐसी धातु वगैरह सब होती है ना, ये पिघली हुई रूप में होती हैं, लिक्विड रूप में होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जो मैग्मा होता है, क्या होता है, वो घूमता रहता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली ले ली है। रंगीन कागज की छोटी सी गोली ले ली अपन ने, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख देते हैं अपन। एक अपन कोई ट्रांसपेरेंट कुछ ले लेते हैं, ठीक है, उसमें पानी भर देते हैं और नीचे से उसमें आग लगा। तो जो गोली होती है, जैसे पानी गर्म होता है ना, गर्म जल की परतें के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। जो गोली होती है ना, जो कागज की, वो भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे की तरफ बैठ जाती है। जब गर्म होता है पानी ऊपर बैठती रहती है, ठंडा हो जाता है नीचे बैठ जाती है। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ लावा ना, उसी की भी यही गति होती है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो प्लेटों में जो गति हो रही है ना, तो उसमें परिवर्तन होता है। देखिए, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसको अंतर्जनित बल कहते हैं, जो बाहर होते हैं उसको बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल हैं, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। जैसे कि भूकंप एवं ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं, ये किसकी कैटेगरी की बात है? आकस्मिक गति के कारण ये पृथ्वी पर की सतह पर अत्यधिक हानि करते हैं। जैसे जो पृथ्वी की गतियां हैं, 2 प्रकार से होती हैं, 2 बलों से। एक अंतर्जनित बल होता है, एक बहिर्जनित बल होता है। अंतर्जनित बल भी आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपण बल होता है। आकस्मिक बल के कारण जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, ये कोई कह के थोड़ी आता, अचानक आ जाते हैं। भूस्खलन हो गया, अचानक आ जाता है, ठीक है, अचानक पहाड़ गिर जाता है पूरा। तो ये आकस्मिक बल होते हैं। एक होता है पटल विरूपण, एक लंबे समय के बाद में होता है। ऐसे पर्वत का निर्माण एक दिन में थोड़ा होता है, मतलब धीरे धीरे ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, कुचन वगैरह होता है, विवर्तन वगैरह होता है, तब उसके कारण पर्वत का निर्माण होता है। बहिर्जनित में मतलब पृथ्वी के बाहर की क्रिया होती है, ये सब अंदर हो रही थी। अब बाहर में जैसे नदी बह रही है, हवा चल रही है, समुद्री तरंगे चल रही हैं, हिमनदें हो रही हैं, इनके कारण अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है। ऐसे नदी है, किसी पहाड़ को काट के लेकर आ रही है और मैदान में जाकर उसकी मिट्टी को निक्षेपण कर रही होती है, ठीक है। तो अपर्दन निक्षेपण की क्रिया बहिर्जनित। ज्वालामुखी भूपरपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ मैग्मा अचानक बाहर निकलता है। जैसे अपन ने देखा कि पृथ्वी की 3 परत होती हैं, अंदर वाली आंतरिक रोड होती है, फिर मेंटल होती है, फिर परपटी होती है। जो मेंटल होता है उसमें क्या होता है, ये जो पिघला हुआ मैग्मा घूमता रहता है। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है भूपरपटी से होकर के इस पाइप के माध्यम से, तो जिस जगह से ये पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं। यानी ज्वालामुखी का मुख होता है ना, जहाँ से जो धुआं, राख वगैरह ये सब निकलता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है उसको लावा कह देते हैं, ठीक है, ये लावा हो गया। और जिस पाइप के माध्यम से निकलती है उसको निकास या वेंट कहते हैं। और जब क्रेटर है, जब ज्वालामुखी फटी इसके साथ गैस और राख भी निकलेंगे, धुआं भी निकलेगा। तो सब इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेट होती हैं, उनमें गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन भी होते हैं। अभी तो क्या देखा, जो कि भूपरपटी में खुदाई से छिद्र होते हैं, जो पिघले हुए पदार्थ को अचानक निकलता है, उसको ज्वालामुखी कह रहे होते हैं। लेकिन स्थलमंडलीय प्लेट होती हैं, वो गति कर रही हैं, तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति करता है, ठीक है। स्थलमंडलीय प्लेट होती हैं, जब वो गति कर रही हैं तो क्या पृथ्वी की सतह पर भी उसका असर होगा, वो गति करेंगी, ठीक है, कंपन करेंगी। तो जब कंपन होता है चारों तरफ होता है, तो इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो भूपरपटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है,
देखो इस चित्र में दिखाया गया चीज़ है, जैसे भूपर्पटी के नीचे, भूपर्पटी हो गई अपने ऊपर, इसके नीचे एक स्थान होता है जहाँ से कंपन शुरू होता है, उसको अधोगम केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है या है ना कंपन होता है, उस केंद्र को क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के जस्ट इसके ऊपर जैसे आते हैं, उद्गम केंद्र जैसे भू सतह पर आ जाता है ना, भू पृथ्वी की सतह पर आता है, उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो अधिकेंद्र हो गया, इससे क्या होता है, कम तरंगें बाहर की तरफ निकलती हैं, यह बाहर की तरफ निकलेंगी, तो जो पास वाले ही जो एरिया होता है इसका निकटतम वाला, तो उसको ज़्यादा हानि पहुंचाएगा, ज़्यादा कंपन करेगा और दूर दूर बढ़ता जाएगा, उसमें तीव्रता कम होती जाती है उसमें। अब यहाँ पर देखा है कि भूकंप की तरंगें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंग होंगी, एस तरंग होंगी, एल तरंग होगी। प्राथमिक तरंगें, सेकेंडरी तरंगें और एल तरंगें कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, पृष्ठीय तरंगें होती हैं। अब आते हैं, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव तो नहीं होती। देखो भूकंप अचानक आकस्मिक क्रिया होती है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, है ना, लेकिन इससे पहले अपन तैयार हो सकते हैं और उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों की धरातल पर आना और जो कुछ गैसेस वगैरह होती हैं उससे भी इसका अंदाजा लग जाता है। यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है कि भूकंप को मापने के लिए एक भूकंप लेखी का अपन उपयोग करते हैं और इसमें एक स्केल लगी हुई होती है, इसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। इसी रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। देखो भूकंप लेखी क्या होती है, भूकंप को मापने का यंत्र होता है, लेकिन इसमें रिएक्टर लगी होती है जिसके माध्यम से अपनी तीव्रता को नापते हैं, उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि जिस रिएक्टर स्केल पर ना भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम है, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं होता है, इसका नेग्लिजिबल प्रभाव होता है। लेकिन जब भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट के समथिंग होती है तो वह गिरने की क्षति को पहुंचा सकता है, वस्तुओं को गिरने की, जैसे मकान वगैरह गिरा सकता है। और भूकंप की तीव्रता जब 6.0 या उससे अधिक होती है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, और जब 7.0 के समथिंग या उससे ज़्यादा होता है भाई सब बहुत खतरनाक हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जैसे कि अपन ने एक गुजरात में भूकंप के द्वारा विनाश हुआ था, इस टाइप से बिल्डिंग वगैरह सब क्षति हो गई थी। अब यहाँ पर एक दिया हुआ है कि भुज में भूकंप आया, गुजरात के भुज में, तो 26 जनवरी 2001 की बात है। अपन को पता है सुबह का टाइम था और जब यहाँ पर भूकंप आया था उस टाइम पे झंडा फहरा रहे होते हैं अपन, 26 गणतंत्र दिवस का माहौल होता है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया। अभी देख रहे हैं 7 पॉइंट के समथिंग सबसे खतरनाक भूकंप माना जाता है, 6.9 के समथिंग कितना खतरनाक भूकंप आया हुआ। और इसमें सुबह का टाइम था, स्कूलों में झंडा वगैरह बंधन हो रहा था, तो नुकसान तो वहीं पर ज़्यादा होगा। तो स्कूल की इमारतें गिरने से 971 छात्रों की मौत हो गई थी और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। भुज में विनाशात्मक राहत, भूकंप के 3 दिन के बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं ये सब पहुंच नहीं पाई थी, बहुत चिंता का कारण था। भुज की तबाही, ऐसे फोन लाइन हो गई, जल पाइपलाइन हो गई, विद्युत स्टेशन हो गया, संचार लाइनें हो गई, ये सब क्या होती हैं, अवरोधित रही थी। शहर में आग, जैसे चारकोल व अंगूठियों के पलटने से आग वगैरह बहुत लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने संकट के समय का सामना करने के लिए तैयारियां, भूकंप से बचाव की तैयारी क्या हो सकती हैं। देखो भूकंप के दौरान आश्रय कहाँ अलग से इंपॉर्टेंट होता है, सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने चाहिए, जैसे कि रसोई की काउंटर हो गया, मेज के नीचे हो गया, जैसे कि ऐसी कोई जगह कोई चीज़ अपने सिर पर नहीं पड़े, मतलब वो झेल जाओ, ऊपर के दीवार के अंदरूनी कोने में चले जाओ। इनके ऐसे आग वगैरह होती हैं, चिमनी के आसपास जो खतरनाक चीज़ें होती हैं ना उनसे अपन दूर रहो। पहले से तैयार है, अपने दोस्तों परिवार को अपन जागरूकता फैलाएं, आपदा के समय विश्वास रखें। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात, और अन्य जलप्रपात उत्तरी कनाडा अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात आएगा। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात आएगा। देखो अपक्षय और अपर्दन नाम के 2 प्रक्रम होते हैं, इसके द्वारा दृश्य भूमि लगातार क्या विघटित होती है। अपक्षय अपर्दन क्या होता है, काटते रहते हैं भूमि को ना। तो पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक दूसरे स्थान पर लेके जाती है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये निक्षेपित होने लगती हैं। भाई कोई चीज़ एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ पर जमा होगी, उसको जमा होने की प्रक्रिया निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब आते हैं नदी के कार्य पे। देखो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है।
जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसे नदी आई, ठीक है, यहाँ से एक साथ गिरी तो क्या बनता है, कठोर सेल है, जल की शक्तियों के द्वारा काटे गए मृदु सेल को ये इसका निर्माण कर देती है, किसका, जलप्रपात का। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ठीक है, जो नदी ऐसे मैदानी भाग में चलती है तो एक सांप की जैसे चलने लगती है। तो जो बड़े मोड़ होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं अपन, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपवर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। जैसे ही किनारे पे क्या होता है, अपवर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। ठीक है, तो विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। विसर्प के जो लूप होते हैं ना, ये आपस में निकट आ जाते हैं। तो समय के साथ विसर्प लूप नदी से इसे कट जाते हैं और ये कट जाते हैं तो एक अलग झील का निर्माण करते हैं, जिसे अपन चाप झील कहते हैं। ये चाप झील बन जाती है, जैसे कोई नदी आ रही होती है ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं अपने, विसर्प कहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे अपरदन और तेजी से बढ़ने लगता है तो ये क्या, ये वाला पोर्शन कट जाता है और नदी यहाँ से आके डायरेक्ट चली जाती है, तो इसको अपन चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे क्या है, समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में क्या विभाजित हो जाती है। और जब नदी मतलब बहुत सारी धाराओं में विभाजित होती है तो उसको क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। जब नदी में एक नदी आ रही है, इसमें बहुत सारी नदी मिल जाती है, इसको सहायक नदी कहते हैं। और जो नदी जब उसका बहाव धीमा हो जाता है, जैसे कि अपन बांग्लादेश में जाते हैं सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे नदी वितरिका में बट जाती है। मुख्य नदी कई छोटी छोटी नदी बटे, उसको वितरिका नदी कहते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों पर के संग्रह को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। विश्व की कुछ नदियों के नाम, जैसे कि जो डेल्टा का निर्माण करती है अपन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नील, अमेजन वगैरह, ये सब नदियाँ का डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के कार्य, जैसे समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। देखो क्या कह रहा कि समुद्री तट के अपरदन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती हैं। ठीक है, समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, बड़ी चौड़ी होती जाती ना, तो इनको क्या कहते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छती छत बचती है। जब छती छत बचती है तो इसको क्या कहते हैं अपन, तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं, तो दीवार जैसी इन आकृतियों को अपन क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। देखो क्या हो गया, जैसी समुद्री तरंग होती हैं तो अपरदन निक्षेपण के द्वारा तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, अब लगातार और टकरा रही हैं सेलें, तो इससे क्या दरार विकसित होती है और दरार बहुत चौड़ी होने लगती है, तो उसको समुद्री गुफा कहते हैं। और फिर और ज़्यादा दोबारा क्योंकि अपरदन निक्षेपण तो रुकेगा नहीं भाई, ये सतत प्रक्रिया है। तो जो समुद्री गुफा है ना, वो धीरे धीरे केवल एक छत के रूप में बचती है केवल, तो उसको अपन तटीय मेहराब कहते हैं। अब और ज़्यादा इनका वो हो जाता है, क्या होता है, अपरदन हो जाता है, तो केवल एक डंडा सा बचता है यहाँ पर ना, दीवार जैसी बचती है, उसको स्टैक कहते हैं। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु भी कहते हैं अपन। तो समुद्री किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री का पुलिन का निर्माण करते हैं। किनारे पर जो होता है ना, इसको अपन बीच कहते हैं। हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे और चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों को अपरदित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूद्रस अपरदन करती है और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पत्थर जैसे कि छोटे बड़े सेल हो गए, रेत हो गए, तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं और ये निक्षेप पर क्या होती है, हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। रेगिस्तान अपन ने देखा ही है, बालू टिब्बा के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। देखो रेगिस्तान में पवन चलती हैं, पवन चलेंगे तो अपरदन होगा, अपरदन होगा तो कहीं जाके उसकी जो रेत है कहीं दूसरी जगह इकट्ठा होगा, उसको निक्षेपण। तो पवन, रेगिस्तान में पवन, अपरदन, निक्षेपण प्रमुख कारक होते हैं। तो रेगिस्तान में आप 76 के आकार के सेल देख सकते हैं।
ठीक है, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। छत्रक सेल किसकी आकृति की? पवन के द्वारा बनाई गई रेगिस्तान में यह आकृति होती है। तो पवन सेल की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है। ठीक है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। देखो आधार कैसे होते हैं? शीर्ष छाते जैसी आकृति बन जाती है। ठीक है, तो पवनें चलने पर ये अपने साथ रेत को एक दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाते हैं। पवन सेल की ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर पहाड़ी बन जाती है। इसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते तो इसको लोएस कहते हैं। देखो, और विशाल लोएस ये चाइना वगैरह में यहाँ पाया जाता है। देखो क्या रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन, बालू टिब्बा कह रहे हैं अपन इसको। ठीक है, और ये ऐसी आकृति जो पवन अपर्दित वगैरह कर देती है। नीचे का सकरा होता है, ऊपर का एक विस्तृत वाला पोर्शन है उसको छत्रा कहते हैं। ठीक है, और जब बालू कण महीन कण एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब एक कण विस्तृत क्षेत्र में नित्य पे जाते हैं तो उसको क्या लोएस कहते हैं। ठीक है, प्लेटा क्यों घूमती है? क्योंकि उसमें मैग्मा होता है और मैग्मा इसमें गति करता है, इसलिए प्लेटा भी घूमती है। बहजनित और अंतर, जब पृथ्वी के बाहर जो क्रिया हो रही होती हैं, ठीक है, तो उसको बहजन बल कहते हैं। और अंतर जो पृथ्वी के अंदर होती हैं उसको अंतर्जनित कहते हैं। अपर्दन क्या होता है? जब कोई किसी बहजनित बल के कारण जब कोई नदी के माध्यम से कि मिट्टी का कटाव होता है ना, उसको अपर्दन कहते हैं। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब नदी अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती हैं, जब अपने किनारों से भी बाहर उसका पानी बहने लगता है तो उसकी जो मिट्टी भी बाहर निकल आती है और बाहर जाके निक्षेपित हो जाती है। इसको बाढ़कृत मैदान कहते हैं। बालू टिब्बे क्या होता है? जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पवन के द्वारा जो बालू है उसको अपर्दन करके उठा करके दूसरी जगह लेके चला जाता है। ठीक है, तो एक पहाड़ जैसा आकृति बनाता है, उसको बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? ये चाप झील क्या होती है? जब नदी होती है, ठीक है, नदी एक जब बहरी होती है मैदानी भागों में तो एक विसर्प का निर्माण करती है। जब विसर्प भी धीरे धीरे कट कट के दोनों किनारे आपस में मिल जाते हैं उसको चाप झील का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों में विशेषता नहीं है? देखो, जो होता है समुद्री तरंगों में समुद्री गुफा होता है, इनमें किनारा भी होता है, सेल नहीं होता है। हिमनदी का निक्षेपण की विशेषता क्या होती है ना? विशेष इसमें हिमोड़ होता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होती है। छत्रक सेल हमेशा रेगिस्तान में पाई जाती हैं। चाप झील कहाँ पर? नदी घाटी में पाई जाती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।